हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द डिवाइन पर्सपेक्टिव का 35th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मैंने पिछली बार डिवाइन पर्सपेक्टिव की जगह पियरलेस मार्शल स्पिरिट को एक्सप्लेन किया था, उसकी वजह तो मैंने आपको बता दी थी। इसलिए आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 35th पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने भैया की पावर देखने के बाद वो तेंगयू तो अपनी पतलून उठाकर वहां से भाग चुका था। वो तेंगयू को वहां से रफा दफा करने के बाद हवीन भाई की नजर पड़ती है वहां पर खड़ी दो खूबसूरत कन्याओं पर, जो कोई और नहीं थे, ज़ेनरेन और हनियन। जिन्हें देखकर हवीन भाई अपनी चमकती हुई आंखों से उन्हें देखते हुए येन भैया से उनकी तारीफ पूछते हैं। येन भैया भी उन्हें उनकी तारीफ बताते हैं। फिर थोड़ी देर तक बातें मुलाकातें करने के बाद ज़ेनरेन वहां से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें काफी लेट हो गया था। येन भैया भी उन्हें जाने देती है, लेकिन वो ज़ेनरेन की सुरक्षा करना भूलते नहीं है और बीमो भाई से कहकर उनके पीछे कुछ लोग लगवा देते हैं ताकि ज़ेनरेन सही सलामत कॉलेज पहुंचे। अब बारी थी हनियन की। येन भैया को पता था कि हनियन एक आत्मसम्मानी लड़की है, अगर वो उन्हें पैसे देते तो हनियन उन्हें तुरंत ठुकरा देती। इसलिए उनके पास हनियन की मदद करने का बस एक ही रास्ता था, उससे कोई अच्छी सी नौकरी देकर। इसलिए वो तुरंत हवीन भाई से अपनी नई कंपनी के बारे में पूछते कि उसका काम कितनी दूर तक चला। जो सुनकर हवीन भाई जवाब देते हैं, काम मस्त चल रहा है बीड़ू, अगर अभी किसी चीज की सिर्फ जरूरत है तो है उसका एक धमाकेदार नाम देने का। ये सुनकर येन भैया सोच पड़ जाते हैं। उन्हें तो सोचना ही था क्योंकि ये कंपनी उनकी खुद की थी, इसलिए वो कोई अच्छा सा नाम देना चाहते थे। फिर थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद येन भैया इसका नामकरण करते हैं, जो था ताइलोंग ग्रुप। ये नाम तो हवीन भाई को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर अपनी नई नवली कंपनी की नामकरण करने के बाद वो हनियन को वहाँ पर जॉब ऑफर करती है। हनियन भी तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे पता था कि अपने भैया एक छुपे रुस्तम है और तो और उन्हें अपने भैया पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो इस जॉब ऑफर को तुरंत मान जाती है बिना किसी सैलरी की परवाह किए। काम टाम ठीक हो जाने के बाद हवीन भाई वापस अपने फॉर्म में आ जाते हैं और हनियन के पास जाकर कहती है, देखो हनियन, मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ, बहुत अच्छे से। क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ पर रहती हो, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, और हाँ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लेकिन अपने भैया हवीन भाई की हरकतों पर तुरंत ब्रेक लगाते हैं और उसे खींचते हुए कहीं कोने में ले जाने लगते हैं और हनियन बेचारी तो देखती रह जाती है। हाँ, दूसरा कोने में ले जाने के बाद येन भैया हवीन भाई से यूनर के बारे में पूछते हैं कि यूनर मैडम के साथ इन दिनों क्या हो रहा है, और पूछते ही तो मानो हवीन भाई का गुस्सा भड़क उठता है। वो कहते हैं, येन, तुमने पूछकर बहुत अच्छा काम किया। पता है, तुम्हारे जाने के बाद फैंग सरनेम का एक बंदा कुछ दिनों से यूनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये सुनकर येन भैया फैंग फैमिली के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी फैंग फैमिली का नाम भी नहीं सुना था। तभी हवीन भाई कहते हैं, तुम्हारा इसका नाम ना सुनना बहुत ही आम बात है क्योंकि यहाँ पर उनका कोई दबदबा नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्थ में उनका काफी ज्यादा दबदबा है, वहाँ पर उनकी ही चलती है। येन भैया समझ जाते हैं। तभी हवीन भाई आगे बताते हैं कि पिछली बार जब फैंग फैमिली के कुलपति और यूनर के डैड दोनों एक साथ बिजनेस ट्रिप पर गए थे, तभी उन्होंने लौटते वक्त यूनर की शादी फैंग फैमिली में सेट कर दी थी ताकि उनके बिजनेस रिलेशन मजबूत हो सके। तभी फिर हवीन भाई कहते हैं, येन, मुझे लगता है यूनर, लेकिन येन भैया तुरंत हवीन भाई को रोक देते और कहते हैं, मुझे यूनर और मेरे रिलेशनशिप पर पूरा भरोसा है, यूनर मुझे ही पसंद करती है। कल मैं यूनर के पास जाऊंगा और इस प्रॉब्लम को सेटिंग करने में उसकी मदद करूंगा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यूनर के डैड से मिला हूँ, वो थोड़े ओल्ड फैशन है, इसलिए मुझे नहीं लगता यूनर तुम्हारे नए घर में फिट हो पाएगी। जी सुनकर येन भैया कहते हैं, अरे फिक्र मत कर, बड़े बड़े फाइटर्स को संभाल लिया, ये यूनर के डैड क्या चीज है। इसके बाद थोड़ी देर तक बातें ताते करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उस रात येन भैया हनियन के साथ कॉलेज में टहल रही थी और हनियन अपनी मदद के लिए येन भैया को थैंक यू बोल रही थी। तभी येन भैया कहते हैं, अबे तुम मेरी छोटी बहन है ना, जो थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। तभी हनियन कहती है, मैं खुश हूँ येन कि तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हो। ये बात हनियन ने काफी धीरे से कही थी जिससे येन भैया को सुनाई ना दे। तभी हनियन अपने भैया को आंखें बंद करने को कहती है क्योंकि उन्हें अपने भैया को एक तोहफा देना था। ये सुनकर येन भैया वो चक्के रह जाते हैं, लेकिन वो आखिरकार अपने आंखें बंद कर ही लेता है और येन भैया के अपनी आंखें बंद करते ही हनियन अपने दोनों पैरों के पंजों पर खड़ी होकर येन भैया को एक प्यार की पप्पी दे देती है, जिसके बाद तो हनियन वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकती और वहाँ से तुरंत भाग लेती है और अपने भैया तो बस देखते रह जाते हैं क्योंकि पहले ज़ेनरेन उसके बाद हनियन, इन दोनों ने उसे ऐसे पप्पी दे दी थी कि येन भैया को तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन येन भैया अब तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगते हैं।
तो भी उनकी तरफ तेजी से एक बास्केटबॉल आती है, लेकिन यान भैया बिना पीछे मुड़े तुरंत अपने हाथों से पकड़ लेता है और ये देखकर देखने वाली पब्लिक तो भचक्की रह जाती है। इन अगले पल यान भैया करते हैं उसे देखकर तो पब्लिक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यान भैया बिना पीछे देखे ही बास्केटबॉल को सीधा बास्केटबॉल कोर्ट में डाल देते हैं और ये देखकर पब्लिक तो आपस में फुसर फुसर करने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा है तो है कौन। फिर थोड़ी देर तक फुसर फुसर करने के बाद सभी को याद आ जाता है कि ये है अपने यान भैया, जिन्होंने पहले दिन ही कॉलेज आते ही भौकाल मचा दिया था। अगले दिन हमें यूनर मैडम दिखाई जाती है, जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। इन दिनों वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एक तो फैंग फैमिली का वो बंदा उन्हें कुछ दिनों से लगातार परेशान किया जा रहा था, और दूसरा है उनका बॉयफ्रेंड यानी कि अपने यान भैया, वो तो है पूरी तरह से अता पता लापता। इसलिए वो इन परेशानियों से अपना ध्यान हटाने के लिए चुपचाप अपना काम कर रही थी। पर तभी अचानक से उनके ऑफिस में आ जाते उनके यान भैया। यान भैया को देखकर तो यूनर मैडम को कुछ ठिकाना नहीं था, वो तुरंत ही उनके पास चले आती है और पूछती है, लेकिन हबीब ने तो कहा था कि तुम स्टूडेंट कॉलेज में हो। तभी यान भैया पूछते, क्या मेरी प्यारी यूनर ने इन दिनों मुझे मिस नहीं किया? ये सुनकर यूनर मैडम गुस्सा मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम्हें कौन मिस करता है बुद्धू? फिर थोड़ी देर तक यूनर मैडम का गुस्सा झेलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पप्पी झप्पी करने लगते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के प्रेम विलाप में डूबे हुए थे, तभी अचानक बिना नॉक के दरवाजे के अंदर आ जाते एक बंदा। ये फैंग फैमिली का वही बंदा था जो इतने दिनों तक यूनर मैडम के पीछे पड़ा था। उस बंदे के अचानक से अंदर आ जाने से यूनर मैडम तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, लेकिन वो बंदा तो यूनर मैडम के गुस्से पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और ये यान भैया को घूरते उनसे उनकी तारीफ पूछते हैं। तभी यान भैया भी अपनी तारीफ बताते हैं। ये सुनकर वो बंदा जिसका नाम फैंग बीन था वो बताता है, देखो भैया, बचपन में ही हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी तय कर दी थी। ये सुनकर यूनर मैडम तुरंत अपने भैया को बताने लगती है, कुछ गलत मत समझना यान, मेरे डैड के जोर देने पर ही मैं इस बंदे के साथ कुछ दिनों से घूम रही थी। यान भैया बात को तुरंत समझ जाते हैं, समझते कैसे नहीं, उन्होंने हबीन भाई से सारा मामला पहले क्लियर जो कर लिया था। तभी यान भैया फैंग बीन से कहता है, देख भाई, दिन गई बात गई, मैं यूनर के फादर से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन अभी तो तू निकल यहाँ से। लेकिन भाई साहब नहीं मानते। जैसे देख कर यान भैया भी समझ जाते कि भाई साहब लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए वो भी तैयार हो जाते हैं। बड़ी फैमिली से होने की वजह से भाई साहब अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझते हैं, लेकिन अपने भैया के हमले के सामने भाई साहब एक पल भी नहीं टिक पाते और खून की उल्टियां करते हुए दरवाजे के पार चले जाते हैं। लेकिन ये एनबीए तो फैंग बिंग की ताकत देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, क्योंकि भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की ना हो, लेकिन उनके हमले में इतनी ताकत तो जरूर थी कि एक आम गवर्नरी के फाइटर के हड्डियों को तोड़ सकता था। लेकिन भाई साहब तो कुछ खून की उल्टी करने के अलावा भले चंगे खड़े थे, इसीलिए भाई साहब की ताकत से अपना भैया इंप्रेस थे। लेकिन तभी यूनर मैडम उन दोनों का फाइट को रोक देते और फैंग बिंग को समझाने लगते हैं, देखो फैंग बिंग, मेरे ऊपर अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ दो, मैं जू यूनर इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वो है मेरा यान, और किसी से भी नहीं। यूनर मैडम की बात सुनकर तो यान भैया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन भाई साहब को ताने मारते हुए कहता है, देख रहा ना भाई, हम दोनों एक दूसरे में कितने ज्यादा खुश हैं, तो क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है। ये सुनकर भाई साहब वहां से गुस्से फुकारते हुए वहां से जाने लगते हैं, साले मैं तुझे नहीं छटाऊंगा। उसके जाने के बाद यूनर मैडम शांत होने की बजाय और ज्यादा परेशान हो जाती है और यान भैया से कहती है, मैं इन दिनों उसके साथ इसलिए घूम रही थी कि मैं इस मामले को शांति से सॉर्ट आउट कर सकूं, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता अब ऐसा हो सकता है। यान मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। अभी यान भैया कहते हैं, अबे फिक्र मत कर, मैंने फैंग होने के बारे में सर्च किए, उनके पास थोड़ी सी पैसों की पावर है और ज्यादा कुछ नहीं। तभी यूनर मैडम कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो यान, फैंग फैमिली के कुलपति बहुत ज्यादा पावरफुल है, गिनती के ही बस कुछ लोग हैं जो उन्हें नाराज करने की हिम्मत कर सकते हैं। भैया भी यूनर मैडम की बातों को समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में भी रिसर्च की थी कि फैंग फैमिली के कुलपति अंडरवर्ल्ड में ग्लासलैंड किंग के नाम से जाने जाते हैं और उनके 13 फॉस्टर चिल्ड्रन मौजूद है, जिनमें फैंग बिंग भी एक है। तभी यूनर मैडम पूछती है, तभी यूनर मैडम अपने भैया से पूछते हैं, यान क्या मैं अपने डैड से इस बारे में मदद मांगू? लेकिन यान भैया तुरंत मना कर देते और कहते, नहीं, इस मैटर को मैं खुद ही संभाल लूंगा, और रही बात तुम्हारे डैड की, मैं एक दिन उनसे मिलना चाहूंगा। ये सुनकर यूनर मैडम खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार यान भैया ने उनके डैड से मिलने की बात की थी। तभी यान भैया बताते हैं, वो सब छोड़ो, मैं तो यहाँ पर आया था चिल करने के लिए, लेकिन तुम तो मुझे टेंशन ही दिए जा रहे हो। इतना कहती वो यूनर मैडम को अपनी गोद में उठा लेती है और ये देखकर तो यूनर मैडम बहुत ज्यादा शर्मा जाती और कहती, अब ये ऑफिस है और तो दरवाजा भी खुला हुआ है। लेकिन यान भैया को तो कोई टेंशन नहीं थी, वो तो सीधा अपनी एनर्जी से बोर्ड बंद कर देती है और लग जाते हैं अपने काम पर। अगले दिन अपने यान भैया बड़े अच्छे मूड में फ्यूडन कॉलेज पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी यूनर मैडम के साथ सारा मामला सेटल कर लिया था। तभी उनके पास आते उनका मोटा दोस्त ली मेयान। आते ही मोटा तो अपने भैया से बोलता है, यान तुम्हें जुआन ने चैलेंज किया है बास्केटबॉल मैच के लिए। ये सुनकर तो अपने भैया भचक्के रह जाते हैं, तुरंत उनके मन में कई सवाल दौड़ जाते हैं कि जुआन है कौन, कहाँ है और क्यों उन्हें चैलेंज कर रहा है। तभी मोटा बताता है, मुझे नहीं पता,
लेकिन पूरा कॉलेज तुम्हारा और जुआन का मैच देखने के लिए बेकरार है, माना है कि नहीं? यार भैया तुरंत मान जाते क्योंकि वो आज बड़े ही अच्छे मूड में थे। वहाँ दूसरा बास्केटबॉल कोर्ट के बीचों बीच बड़े रुआब में खड़ा हुआ तो जुयान, मानो भाई साहब से बेहतर यहाँ पर कोई है ही ना हो। तो अभी स्वैग में चलते हुए आते अपने यान भैया और जुयान से पूछते हैं, भाई तू मुझे क्यों चैलेंज कर रहा है? तभी जुयान बताता है, मैंने सुना है कि तू मुझसे थ्रोइंग में बेहतर है, इसलिए मैं तुझे एक बार चैलेंज करना चाहता हूँ। 1-to-1 मैच होगा, क्यों चलेगा? यान भैया समझ जाते हैं कि पिछले दिन की बात है जब यान भैया ने बिना देखे बास्केटबॉल को बास्केटबॉल कोर्ट में फेंक दिया था, इसलिए यान भैया तुरंत इस मैच को मान जाते। ये देखकर पब्लिक के खुशी का तो ठिकाना नहीं था क्योंकि वो लोग कब से इस मैच के लिए दिल थाम कर बैठे हुए थे। सभी को लगने लगता है कि अब बहुत बड़ी कोई मैच होगी, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होने के समय जुआन अपने भैया को बॉल पास करता है, बॉल तुरंत अपने भैया के हाथ से छूट जाता है, जो तो देखकर पब्लिक भौचक्की रह जाती है। सभी को लगता है बस ये अपने भैया की छोटी मोटी मिस्टेक थी। लेकिन जब मैच फिर शुरू होता है और जुआन डिफेंड करता है, तब भी अपने भैया के हाथ से बॉल छूट जाती है, जो तो देखकर अब तो पब्लिक सोचने लगती है कि आखिरकार अपने भैया को खेल आता भी है कि नहीं। जुआन को भी लगने लगता है कि आखिरकार उसने किसी गलत बंदे को तो चैलेंज नहीं कर दिया। लेकिन असल में बात कुछ और ही था। असल में जुआन एक आम प्लेयर के मुकाबले काफी अच्छा खिलाड़ी था और अपने भैया तब से उन्हें हल्के में ले जा रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें जुआन की असली कैपेबिलिटी का पता चल चुका था, तब तो अपने भैया उसे बिल्कुल भी ढील नहीं दे रहे थे और अपने फुल फॉर्म में खेलने लगते हैं। और जब यान भैया अपने फुल फॉर्म में आते तो अब तो जुआन का कोई चांस नहीं था उनके सामने टिकने का। वो तो जुआन को बास्केटबॉल कोर्ट में डालकर मौका ही नहीं दे रहा था और ऐसे ही करते करते अपना स्कोर बना रहा था। और ऐसे ही खेलते खेलते जब यान भैया अपना आखिरी मूव करते हैं, तब तो पब्लिक के होश उड़ जाते हैं कि उनका आखिरी मूव सच में बहुत ज्यादा कमाल का था, जो तो जुआन कभी भी नहीं कर सकता था। और अपने भैया का खेल देखकर जुआन की तो हवा टाइट हो गई थी। वो समझ गए थे कि अपने भैया के साथ उनका कोई मैच नहीं, इसलिए तो अपने भैया के सामने सबमिट कर देते हैं। तभी यान भैया भी कहते हैं, जुआन तुम भी कुछ काम अच्छा नहीं खेलते, चलो फिर एक दिन हम दोनों के बीच मैच हो जाए। लेकिन ये सुनकर तो जुआन की हवा टाइट हो जाती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं और अपने भैया तो बस देखते रह जाते हैं क्योंकि वो तो उनकी सच्ची तारीफ कर रहे थे। लेकिन भाई साहब इतने डर के क्यों भाग गए, यही सोच रहे थे अपने भैया। जब वो ये सोच ही रहे थे तभी उन्हें हवीन भाई का कॉल आ जाता है। जब यान भैया उसे उठाते तो हवीन भाई बोलते हैं, यार तुम्हारी कंपनी में काम होने के लिए पूरी तरह तैयार है, अगर अभी तुम्हें कुछ जरूरत है तो है पावरफुल कनेक्शंस की, इसलिए तुम्हें जितनी जल्दी हो सके हमशु वापस आना पड़ेगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मोरैन फैमिली एक बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज कर रही है जहाँ पर वो सर्दर्न अलायंस बना रहे हैं। ये सुनकर यान भैया तुरंत हवीन भाई से पूछते हैं, मैंने नॉर्दर्न अलायंस के बारे में तो सुना है, लेकिन ये सर्दर्न अलायंस क्या है? तभी हवीन भाई बोलते हैं, यार ये नॉर्दर्न अलायंस से कुछ अलग नहीं है, ये बस बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर एक अलग अलायंस है जो है सर्दर्न अलायंस। यान भैया इस बात को तुरंत समझ जाते हैं और वो ये भी समझ जाते हैं कि इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर काफी ज्यादा पावरफुल है। हवीन भाई भी इसमें हामी देते हैं और कहते हैं, जब से मोरैन फैमिली के मोरैन तेंगिंग मारा गया है, उससे मोरैन युतियान इस पूरी फैमिली का कर्ता धत्ता बन गया है। यान भैया भी इस बात को समझ जाते हैं और ओंगशु आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी जिम्मेदारी यानी कि जैनरन को प्रोटेक्ट करने की बात भूलते नहीं है। हवीन भाई उनकी बात को समझ जाती है, इसलिए वो यान भैया को विश्वास दिलाता है कि वो जैनरन के पीछे कुछ लोगों को रख देगी जिससे वो उनकी प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर यान भैया भी चैन की सांस लेते हैं। अगले दिन अपने भैया जैनरन से जाकर मिलती है और कहती है कि उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ दिनों तक कॉलेज में नहीं आ पाएगी। जिसे सुनकर जैनरन बड़े शरारती अंदाज में अपने भैया से पूछते, तो मेरा क्या होगा? और जैनरन को अभी भी इस बात को मजाक में लेते देख यान भैया तुरंत उन्हें बताते हैं, जैनरन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लो हवीन का नंबर ले लो, अगर उतैंग कभी भी तुम्हें परेशान करने आए तो बस हवीन को बता देना, वो उसे संभाल लेगा। लेकिन तभी जैनरन कहती है, जी तुम चिंता मत करो, जब से तुमने उसे सबक सिखाया तो उसने तो कॉलेज ही छोड़ दिया है। ये सुनकर यान भैया खुश हो जाते हैं और निश्चिंत होकर तैयार हो जाते हैं हमशु जाने के लिए। पर उनके पीछे से तो जैनरन उन्हें बस देखे जा रही थी क्योंकि यान भैया के जाने से उन्हें काफी खालीपन महसूस हो रहा था, जिस बात को वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। अगले दिन अपने यान भैया की मुलाकात होती है जूची से, जो था हवीन भाई का दोस्त और अब था उनका साथी, जो उन्हें सर्दर्न अलायंस की हर एक जानकारी देने वाला था। यान भैया भी खुले दिल से उसका स्वागत करता है। तभी जूची कहता है, बिड़ू देख, सर्दर्न अलायंस की मीटिंग होने में बहुत बाकी है, तो तू कुछ मजाक करना चाहेगा? ये सुनकर अपना भैया हामी देते हैं। तभी जूची भैया उन्हें ले जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर होने वाली थी एक बहुत बड़ी कार रेस, जहाँ पर अपने भैया को एक जानी पहचानी सी चेहरा दिख जाता है जो भीड़ के बीचों बीच खड़ा था। इसे देख कर अपने भैया के मुंह से निकाल ही जाता है कि ये दुनिया काफी छोटी है मेरा दोस्त। तो वैसे कौन है अपने भैया का ये जान पहचान वाला इंसान, और क्या फायदा हुआ अपने भैया का सर्दर्न अलायंस की मीटिंग में,
और कैसे अपने भैया निपटेंगे फैंग फैमिली से। जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।